बच्चों इस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर इस हॉल को हम अपने इस बहुत विशाल नेचर का एक छोटा सा सैंपल मान लें, एक छोटा सा सैंपल मान लें, तो आप मुझे जरा गिनवाइए, बताइए इस हॉल में कौन कौन सी चीजें हैं, जरा आप बताइए। आपको इसमें डेस्क, बेंच, कॉपी, पेन, ब्रिक्स, स्टोन, बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। अगर दूसरी तरफ आपको जो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं इस हॉल में, वो अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो क्लास में आप उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। इस हॉल में वो चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप पकड़ सकते हैं, जिनका सर्टेन वेट है, जो सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं, ठीक है, वो सब क्या है? मैटर। क्यों? बोलो यार। और इस कमरे में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको दिख नहीं रही लेकिन महसूस आप कर सकते हैं। जैसे मेरी आवाज आपको दिख रही है? नहीं। क्या लाइट आपको दिख रहा है? नहीं। लाइट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लाइट नहीं दिखता है। इस कमरे में गर्मी है, आप महसूस कर रहे हैं, वो गर्मी आपको दिख रही है? नहीं। बोलिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस कमरे में जो कि आप महसूस तो करते हैं परंतु वो दिखता नहीं है। हम उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? एनर्जी में। बच्चों जिस तरीके से ये हॉल मैटर और एनर्जी नाम के दो एंटिटीज से मिलकर के बना है, उसी तरह से हमारा ये पूरा का पूरा नेचर भी दो चीजों से भी मिलकर के बना है। पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। हम मैटर की बात करेंगे बच्चों। मैटर का मतलब ये हुआ कि मैटर का देखिए दो बेसिक प्रॉपर्टी है। कभी भी मैटर अगर आप मतलब आप मैटर से अगर आप इनकाउंटर होते हैं यहाँ पर लाइफ में, मतलब ये हमारे हाथ में चौक है, डस्टर है, बेंच है, आपके हाथ में कॉपी किताब, ये सब क्या है? मैटर। मैटर। मेरा अगला प्रश्न ये है, मैटर के दो प्रॉपर्टीज बताइए जो मैटर को डिफाइन करते हैं। मेरी बात समझ में? मैटर की दो प्रॉपर्टीज है। पहला है मास, मास, और दूसरा है चार्ज। क्या है? मास एंड चार्ज। ये दो चीजें मैटर में जरूर रहेंगी अगर कोई मैटर है तो, ठीक है? बोलिए। अरे आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? आप ही लोगों से कह रहा हूं। आप ये सब समझ रहे हैं बात? ये सब तो आप लोग पढ़ेंगे भाई। हिंदी में बोला जाए नहीं, जैसे लैंग्वेज बोलिएगा तो हम हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन रिस्पॉन्स करो भाई, हम किसको सकते हैं? हम अपने आप को पढ़ाने को देते हैं, आप रिस्पॉन्स कीजिए। तो मैटर के दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है? मास और चार्ज। अगर कोई संसार में मटेरियल बॉडी है तो उसका मास जरूर होगा। इस संसार में अगर कोई मटेरियल बॉडी कभी भी आपको मिले उसमें चार्ज जरूर होगा, उसमें चार्ज जरूर होगा, ठीक है? अच्छा एनर्जी। अच्छा तो फिर ये अच्छा एनर्जी तो आप जानते हैं, एनर्जी को तो आप डिफाइन करते हैं, मतलब क्लास 6 से कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आप एनर्जी को? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी को जनरली हम इससे पहले लेटर E से रिप्रेजेंट करेंगे और मास को इसके पहले लेटर M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो ये यही दो चीजों से आपकी हमारा जिस प्रकृति में हम रहते हैं ये इसी से मिलकर के बना। तो इसका मतलब कि फिजिक्स क्या है, इसको हम इस भाषा में भी बोल सकते हैं कि फिजिक्स में हम एनर्जी और मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। बोलिए। In physics we study about energy and matter and their interaction among them. उनके इंटरेक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों आप एक बहुत ही
वन ऑफ द रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, आप जानते हैं उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने ये बताया कि ये जो एनर्जी, ये प्रकृति जो है जिसको कि हम दो चीजों से बना हुआ मान रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये दोनों भी अलग अलग नहीं है, ये दोनों में आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब एनर्जी को आप मैटर में बदल सकते हैं, मैटर को आप एनर्जी में बदल सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि ये जो इसके लिए उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, वो रिलेशनशिप है E = mc²। जहां पर E आप देख ही रहे हैं एनर्जी है, इसी नेचर का एनर्जी है वो, और m क्या है, इसी नेचर का मास है। लेकिन C से ज्यादा परिचित नहीं है। C क्या है? C द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है भाई? तो इस फेमस रिलेशनशिप को बच्चों क्या कहते हैं? इसको आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास 1 ग्राम मास है तो वो उसमें कितनी एनर्जी कंटेन होगी ये कैलकुलेट करके बताएगा। जबकि स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम। What is the amount of energy contained in 1 gram of a body? देखिए यहाँ पर मास की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं? 1 ग्राम। ठीक है, आगे चल करके आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा सर, उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। उसका नाम है मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट्स। और आपको ये बताया जाएगा कि इस नेचर में जितनी भी, अच्छा अभी वो बताऊंगा मैं, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको नापने के लिए सर्टेन यूनिट्स बनाए गए। तो इसीलिए हम मास को जनरली, वैसे तो ग्राम भी एक यूनिट है, लेकिन हम जनरली किस में कैलकुलेट करेंगे? SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम। तो कितना आएगा बेटे पड़े जाओ तो आप बताओ। हाँ, कितने 100 किलोग्राम में कन्वर्ट करो बोलो, बोलिए। 1 ग्राम इक्वल टू कितनी? आप जरा मास हटा के बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलो। 1 ग्राम is equal to 1000 kilogram. Are you saying this? 1/1000 ना? 1 ग्राम अगर 1000 किलो हो जाए तब तो हम सब तो, हम लोग तो लाखों किलो के हमारा मास। क्यों उल्टा बोल रहा है बच्चा? कोई बात नहीं, होता है ना, ऐसा होता है। अभी सर वो रिलेशनशिप बताएंगे कि किलो के लिए क्या यूज करते हैं सफिक्स प्रीफिक्स, तो वो सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये सारा चीजें जो है फाउंडेशन की प्रॉब्लम है। तो इसको आप बेटे जब कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, राइट? बोलो अच्छा, E m into c², m की वैल्यू 10⁻³ c की वैल्यू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। तो 10⁻³ 9 × 10⁻16, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻+13 जूल। अब आप जरा सोच सकते हैं कि मात्र 1 ग्राम मास में अगर कोई 1 ग्राम का कोई सामान है तो उसको पता है कितनी एनर्जी है? 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जूल। इतना एनर्जी होता है।
किसमें? 1 ग्राम में। ठीक है। अच्छा, इसी का कन्वर्स एक इक्वेशन में आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास 1 जूल एनर्जी है, सपोज यू आर हैविंग विद अ एनर्जी ऑफ 1 जूल, ठीक, तो बताइए उसका करस्पॉन्डिंग मास कितना होगा? E की वैल्यू 1 जूल है, आप बताइए कि उसको जब कंसंट्रेट करेंगे तो वो कितना मास में कन्वर्ट होगा? इस रिलेशनशिप को बेटे हम लोग देखकर ध्यान से तो हम पाएंगे कि m = E/c। E की वैल्यू 1 जूल दे दी गई है, 3 × 10⁻³ 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁻16 होगा ना। 1/9 को जरा सा डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 0.1। एक आध डेसिमल और बढ़ो, एक आध डिजिट और बताओ। 0.1। एक और बता दो। 1 ही आ रहा है, इंटू 10⁻⁻, तो ये हो जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻17 kg। देखो, है ना? बोलो। या तो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, या तो समझ में आ रहा है, या तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्या स्थिति है? ये तो तुम लोग मास लगा, तुम लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन में नहीं पता चल पा रहा है कि तुम लोग वास्तव में रिएक्शन क्लास से आप लोग आप मास निकाल दो यार, ऐसा मतलब सब दूर बैठ जाइए, दूर बैठ जाइए। अगर आपके पास 1 जूल एनर्जी है तो वो उसका करस्पॉन्डिंग मास कितना होता है? 1.11 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एनर्जी है, अगर उसको कंसंट्रेट कर दिया जाए, कंसंट्रेट करते 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 इतना ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया जाए कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? मास में, तो उस मास की वैल्यू कितनी होगी? उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻17 जी। ठीक है। तो आपने ये बात यहीं से शुरू हुई थी कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स नेचर, फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी करते हैं और फिर नेचर से में क्या क्या होता है, नेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसका मतलब नेचर किसी एक ही चीज से बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नेचर किसी एक चीज से बना हुआ है तो आप क्या नाम देंगे? मास एनर्जी। अब हम इकट्ठा बोलेंगे, मास अलग नहीं बोलेंगे, एनर्जी अलग नहीं बोलेंगे। जहां मास है वहीं एनर्जी है, जहां एनर्जी है वहीं मास है। तो हम बोलेंगे कि ये पूरा नेचर किससे बना है? मास एनर्जी, ना कि एनर्जी से। बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न बड़े सिंपल है, आप थोड़ा उत्साह से जवाब दीजिएगा। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के कुछ सर्टेन कायदे कानून है, बोलो। और उसी कायदे कानून को आप फॉलो करते हैं और आप इस तरह आपका घर चलता है। वो कायदे कानून या तो आपके माता जी बनाती हैं या तो आपके पिताजी बनाते हैं। क्यों? आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी सर्टेन कायदे कानून होते हैं, कुछ टाइम टेबल होता है, कुछ रूटीन होती है, उसी के तहत अलग अलग क्लासेस चलती हैं। बोलो। हमारा देश भी सर्टेन कायदे कानून से चलता है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना। ये पूरी दुनिया भी सर्टेन कायदे कानून से चलती है, कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन ये नेचर किस कायदे कानून से चलता है? इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये अपने मन से चलता है, जब इसका जब मन कर देता है कर देता है। एक छोटा सा घर हम लोगों के नियमों से चलता है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा चलता है। फिर इतना बड़ा नेचर का कोई रूल भी है क्या? इसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? बताइए।
या फिर एकदम रैंडम है ये नेचर, जब मर्जी में आता है नेचर, जो उसके मन में आया नेचर के वो काम कर देगा, जब मर्जी में आता है सनसेट कर देगा, जब मर्जी में आएगा सनराइज कर देगा, जब मर्जी में आएगा रेनफॉल शुरू हो जाएगा, जब मर्जी में आएगा अर्थक्वेक शुरू हो जाएगा, जब मर्जी में आएगा तो धूप निकल जाएगी, जब मर्जी में आएगा तो शाम हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। तो देयर आर सर्टेन रूल्स। कौन से रूल्स है वो? बोलिए। अब तो जो लोग पढ़े हैं वो थोड़ा सा भाई हेल्प करिए, हमारा भी हेल्प करिए और उन लोगों का भी हेल्प करिए। देखो ये बच्चा भी 11th में, तो 12th पास हो गया, वो 11th में है और एक ही लड़की है। हाँ, वही सबसे ज़्यादा बोल रही है, 12th वाले तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेटे इस नेचर का भी सर्टेन रूल्स हैं और इस सर्टेन रूल्स को हम लोग लॉज ऑफ नेचर कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं? लॉज ऑफ नेचर। हमारे प्रकृति के संविधान का सबसे पहला कानून पता है क्या है? हमारी जो प्रकृति है उसका भी एक संविधान है, उसका पहला कानून जरा बताइए क्या है? पहला कानून है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। पहला नियम, इस संसार में किसी भी कोने में कहीं भी अगर कोई भी घटना घटेगी तो उस घटना में ना तो कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी और ना ही कोई एनर्जी क्रिएट होगी। पहला कानून। और अगर जो घटना इस कानून को फॉलो नहीं करेगा वो घटना घटेगी। दैट इवेंट वुड नॉट गेट अलाउड टू हैपन इन दिस नेचर। ये नेचर उसको होने ही नहीं देगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहला लॉ क्या है नेचर का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मीनिंग कितने लोग बता सकते हैं? क्या मतलब है इसका? पता है? Energy can either be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. और कोई बच्चा आप बताइए। ऊर्जा ना तो हाँ, तो मैंने ये कहा आपसे बच्चों कि इस नेचर में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका एनर्जी कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन शब्द तो आप बहुत दिन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग समझिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व मानी जाएगी अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। फिर से सुनिए, अगर कोई भी चीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो आप उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम के साथ ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है तो फिर उसे आप क्या कहेंगे? कंजर्व्ड क्वांटिटी या कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एक यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जब से ये हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, वो जो बिग बैंग थ्योरी थी, सब जानते हो ना, ये पूरा जो हमारा नेचर है एक छोटे से पार्टिकल के रूप में था। अचानक से अनजाने कारणों से उसमें विस्फोट होता है और इस विस्फोट से इस पूरी प्रकृति की रचना हो जाती है ना। तो उस समय जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था आज भी उतना ही एनर्जी है। उस एनर्जी की मात्रा ना तो बढ़ी है और ना ही घटी। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप ये बताओ, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि इतनी आबादी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन हमारे एनर्जी के सोर्सेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर एनर्जी कैसे कांस्टेंट रह सकती है? कौन इसका जवाब देगा? ये बताइए। लगातार